हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर हाजिर हैं यूपी टेट मैथ की एक और क्लास लेकर के। पिछले क्लास में जैसा कि हमने बात किया था कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में, पिछले क्लास में हमने क्या बात किया था, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में नंबर सिस्टम की बात चल रही थी, संख्या पद्धति की बात चल रही थी। और संख्या पद्धति की जो बात चल रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी संख्या पद्धति में या हमारी जो संख्या पद्धति होती है इसमें ढेर प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, अलग अलग पद्धतियां होती हैं। और जिस पद्धति में हम अर्थमेटिक को अपने पढ़ते हैं वो हमारी दार्शनिक प्रणाली होती है, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 संख्याएं हैं। इसी 10 संख्याओं की वजह से इन्हें क्या कहते हैं, दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, दार्शनिक प्रणाली। हमने पिछले दिन बात की प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बात कर चुका था। मैं पूर्ण संख्या की बात भी कर चुका था। आप बताएं प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है भाई, 1 है, 1 है ना। सबसे छोटी या पूर्ण संख्या कौन है, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0 है। सबसे छोटी या भाज्य संख्या, सबसे छोटी या भाज्य संख्या क्या है, जल्दी से बताइए। सबसे छोटी या भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या होगी, 4 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, 2 होगी। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी हमारी, सम संख्या 2 होगी। सबसे छोटी सम संख्या का जब प्रश्न आता है तो विकल्प देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रश्न एक है सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या तब 2 है। सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या अगर ये लिख के दे विकल्प में 2 दिखाई दे तो 2 को ही ट्रिक मारेंगे, भले से उस विकल्प में 0 क्यों न शामिल हो। लेकिन अगर ये लिख दे कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी अगर सम संख्या लिख देगा तो उस विकल्प में यदि 0 2 4 1 होगा तब 0 को हम टिक मारेंगे, अगर सबसे छोटी सम संख्या पूछता है तो। लेकिन यदि उसमें कह देता है सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक सम संख्या बोलेगा तब आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या धनात्मक सम संख्या बोलेगा तो भी आपका क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 0 न तो धनात्मक में आता है न ही ऋणात्मक में आता है। लेकिन कहे सबसे छोटी सम संख्या और इस विकल्प में 0 दिखाई देता है तब 0 को टिक मारेंगे। अगर 0 नहीं दिखाई देगा तब तो 2 हमारा आंसर होगा ही होगा। ये पिछले क्लास में हम बहुत बढ़िया से आप बात कर चुके थे। क्लास जब पिछला बंद हुआ तो मैंने आपसे एक और बात किया था। क्या बात किया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको घर से दिए गए थे। हमने कहा था उसको आप इतने बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यहाँ था 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या के बारे में बात हमने की थी और आपको होमवर्क के रूप में दिया था कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट में भेजा भी था 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 50 तक जब अभाज्य संख्या आप लिखने के लिए जाएंगे तो वहां पर मिलेगी कुल कितनी, आपको 15 अभाज्य संख्या मिलेगी। कितनी मिलेगी, 15 अभाज्य संख्या मिलेगी। अब मैं लिख के भी बता दे रहा हूं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितनी संख्याएं हैं, 15 है। कितनी संख्याएं हैं, 15 है। 1 से कहां तक, 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। हर बच्चे के जुबान पे होना चाहिए,
हर बच्चे के जुबान पे होना चाहिए कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्या होती है। और कहीं से भी पूछ दे कि 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 30 से 40 के बीच में 31, 37 दो अभाज्य संख्या होती है। ये बार बार पेपरों में पूछा जाता है कि 80 से लेकर के 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि 1 से लेकर के 50 तक तो मैंने सारी अभाज्य संख्या लिख दी है ना। अभाज्य संख्या की डिफिनीशन भी पिछले दिन मैंने क्लियर किया था। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 गुणनखंड। कौन कौन? एक वह खुद संख्या होगी और एक क्या होगा? एक। मैंने बताया था एक ऐसे चाचा हैं जो सबको काट देते हैं, एक ऐसे संख्या है जो सभी संख्याओं को काट देती है। इसलिए एक और साथ में क्या होगा? खुद वही संख्या। तो जितनी संख्याएं यहाँ पे लिखी गई हैं ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 50 के बीच में। आगे चलते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कह दिया जाए कि 50 से लेकर के 100 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखिए। कहाँ से? 50 से लेकर के कहाँ तक? 100 तक की अभाज्य संख्या। 100 तक की अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या की अगर बात बोले, ध्यान दीजिएगा पेपर में भाई आता है 100 तक की कुल अभाज्य संख्या बोले तो आप क्या करेंगे? आप लिख देंगे 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89। ठीक है। 83, 97, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी हो गई? 10। कितनी हो जाएंगी? 10। तो 50 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 10। अब बताइए, अब आपसे कोई पूछ दे कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? 25 बताएंगे। 15 ये और 10 ये मिलके कितना हो जाएगा? 25। लेकिन भाई ये तो क्वेश्चन पूछने की संभावना है ही है, लेकिन आपसे बहुत गर्मी हो रही है। ये तो क्वेश्चन पूछने की संभावना है ही है, लेकिन आपसे ये ना पूछ करके कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको आप नोट कर लेंगे। इसको जब आप नोट कर लेंगे तो मैं आगे बता रहा हूं। अभाज्य संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं जरा देखिए। अभी क्या इनसे बन सकते हैं जरा उनको भी देख लेते हैं। और एक बात बता दें, अगर नंबर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी लेने की कोशिश करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। मैथ की प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहां नंबर सिस्टम करके एक चैप्टर डाला गया है। 1 घंटे से ऊपर का वो है वीडियो। उसमें आप चाहेंगे तो नंबर सिस्टम की ढेर सारी गहराई वाली जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो अब हमने किसकी बात कर लिया? अभाज्य की बात कर। जैसे हमसे आता है परीक्षा में कि 80 से लेकर 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। देखो भाई 80 से 90 के बीच में बोल रहा है। आप क्या करना कि विभाज्यता का नियम हम पढ़ाने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे। जैसे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे तो पहचानना और आसान हो जाएगा। बट ऐसे भी जैसे देखो 80 से 90 के बीच में संख्याएं हम लिख के थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लिख के समझाने की कोशिश जब करेंगे तो थोड़ा सा आप ज्यादा समझ पाएंगे ज्यादा। हम समझा रहे हैं 88, 89। ठीक है। देखिए 81 के पास आते हैं। 81 किसी से कटता है क्या? 81 3 से कट जाता है। 81 27 से कट जाता है। हम बताएंगे 3 से विभाज्यता का नियम तो आप समझ जाएंगे। जिसके इकाई अंक पर 2 रहता है, 0 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है। इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये होगा तो वो 2 से पूरा कट जाएगा। तो ये 2 से कटी जाएगा, ये 2 से कटी जाएगा, ये 2 से कटी जाएगा, ये 2 से कटी जाएगा। 83 आपका किसी से नहीं कटता है तो एक संख्या ये हो गई। 85 जिसके इकाई अंक पर 5 दिख जाए वो 5 से कट जाता है। जिसके इकाई अंक पर 5 दिख जाए वो किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। ये 5 से कट जाएगा। फिर 3 से विभाज्यता का नियम यहां पर आएगा कि
यदि संख्याओं के अंकों का योगफल, जैसे देखिए 8 और 1 कितना 9, ये जो अंकों का योगफल है यदि 3 से कट जाएगा तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। वही बात यहाँ पे 8 और 7 15, 8 7 15, 15 3 से कट जाएगा, इसीलिए 87 भी 3 से कट जाएगा। तो बची कितनी संख्या, 89 और 83। तो आपके लिए जवाब हो जाएगा 80 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आएगा कि 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। हालांकि मैंने लिख के देखिए पूरा दे दिया आपको, फिर भी आप समझिए 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो एक संख्या होती है, कौन होती है, 97। आप जैसे मैं लिख के सबको काट दिया हूं कि ये अभाज्य संख्या नहीं, आप भी लिख के देखिएगा कि 91, 92, 93, 94 देख के आप खुद करके देखेंगे। जब ये समय लगेगा, लगने दीजिएगा, अभी दिया हुआ समय आपका आगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला है। आप जब आगे क्वेश्चन करेंगे इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि आपको डर नाम की चीज जो मैथ से वो खत्म हो जाएगी। तो अभी जितना समय देना है दे लीजिए, आप इसको करिएगा, लिखिएगा आप 90 से 100 तक, और प्रत्येक नंबर को काटने की कोशिश करिएगा कि किससे कट जा रहा है कि सर ने बोला ये अभाज्य संख्या नहीं है। बस 97 अभाज्य, 97 केवल 97 और 1 से कटता है, बकिया जितनी भी संख्याएं 90 से 100 तक हैं वो किसी ना किसी से कट जाती हैं। चलिए अब आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। भाज्य अभाज्य हम पढ़ चुके थे, आज हम उसके जस्ट आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए आपके सामने मैंने भाज्य अभाज्य बताने के बाद 2 क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया था 2018 में, देख रहे हैं, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा है, और दोनों क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं, अभाज्य संख्या से। इसीलिए मैं बहुत जोर दे रहा था अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या पे जोर देने का मेरा मतलब, अभाज्य संख्या पे मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि अभाज्य संख्या से जब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तब आपसे गलत होने की संभावना रहती है। इसलिए आप बहुत ध्यान दीजिए इस पे कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, ऋणोत्तर, देखिए ऋणोत्तर क्या होती है, नंबर संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा का मतलब होता है ऋण के एतर, ऋण के उत्तर, ऋण के इधर ना दाहिने साइड की बात हो रहा है। इधर क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इधर आपकी क्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ऋण के उत्तर संख्या, ऋण के उत्तर आपकी 0 से शुरू होगी, तो 0 से शुरू होकर जो संख्याएं होती हैं उसमें कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं भाई, 2 को कहते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, 2 को कहते हैं। आप इस पे टिक मार देंगे, आपका आंसर सही हो गया, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आया 2016 में आया था क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो यहां पर तो सीधे सीधे पूछा, तो सीधे सीधे 2 को टिक मारिए और आगे बढ़िए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं। अब आपसे जो पूछे जा सकते हैं, हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका हो कि 80 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, या कौन कौन अभाज्य संख्या है, विकल्प बना के दे सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि 90 से 100 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है, या निम्न में से कौन संख्या 90 से 100 के बीच में है, या निम्न में से कौन सा विकल्प की संख्या आपकी 80 से 90 के बीच में। तो ये आपको फोकस करना होगा थोड़ा सा। मैं इसमें प्रैक्टिस अभी और कराऊंगा, और सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आज बता दूं। 2 एक कॉन्सेप्ट आज आपको बताने जरूरी है, तो मैं अब बताने आज जो जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ परिमेय संख्या। इससे भी क्वेश्चन आया आपका 2018 में, परिमेय संख्या से भी एक क्वेश्चन आया, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इसके बारे में भी बस जनरल जानकारी मैं दे देता हूं, बहुत आपके उपयोग की बात इसमें नहीं है, इसलिए बिल्कुल जनरल जानकारी देकर के आगे बढ़ूंगा। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां यहां पर जो PQ दिखाई दे रहा है भाई, PQ है क्या, किसको PQ कहेंगे, ये P/Q जो कह रहे हैं। तो जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है, जिनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर। जहां P और Q क्या है,
पूर्णांक है। अब मैटर फंस गया भैया, पूर्णांक किसको कहते हैं? लो एक नई समस्या पैदा हो गई। आओ पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक किसको कहेंगे? पूर्णांक बहुत बढ़िया से आपके ही इसी चैनल पे आपके प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक है आपका नंबर सिस्टम का वीडियो, उसमें सारी जानकारियां, सारे नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई हैं। लेना चाहें तो वहां से ले सकते हैं। बट पूर्णांक इंटीजर, देखिए आप अपनी जानकारी के लिए समझिए कि इंटीजर में सभी संख्याएं आ सकती हैं। जीरो भी आता है, धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है, मतलब सभी संख्याएं आ जाएंगी। समझ रहे हैं बात? ये इधर इनफाइनाइट तक, ये इधर इनफाइनाइट तक पूर्णांक में सभी संख्याएं आ सकती हैं। इसीलिए यहां पे लिखा गया, जहां P और Q क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। लेकिन यहां पे एक मैटर बढ़ेगा, एक लाइन, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि भाई यहां पे कह दिए आपकी P और Q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक है तो आप कहेंगे कि Q भी तो जीरो हो सकता है, लेकिन Q कभी जीरो नहीं होगा, मतलब नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होगा। क्योंकि नीचे वाला कभी जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो मतलब कहते हैं उसको अपरिभाषित हो जाएगा। क्या कहेंगे उसको? अपरिभाषित। कहीं 5/0 हो जाए तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित, इनडिफाइंड कहते हैं। अपरिभाषित, अपरिभाषित कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? अपरिभाषित कहते हैं। क्योंकि 5 में हम जीरो से, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें हम जीरो से गुणा कर दें तो 5 आ जाए। अपरिभाषित कहते हैं इसे, इनडिफाइंड कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब कभी होगी कि Q का मान जीरो हो जाएगा, तब नहीं ऐसा होगा, तब परिमेय संख्या की बात नहीं की जा सकती है। बकिया हर कंडीशन में Q का मान जीरो को छोड़ के कुछ भी हो जाए, हर कंडीशन में जो भी आपको मिलेगा P/Q का फॉर्म, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। जैसे 5 हो तो अपान में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5/1, तो P/Q के फॉर्म में लिख लिया कि नहीं लिख लिया। जैसे जीरो हो, जीरो के अपान क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ऊपर वाला जीरो हो सकता है, P जीरो हो सकता है, लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। तो नीचे तो Q1 है, तो ये भी है। -3/5 ये भी हो सकता है, क्योंकि P का मान माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे जीरो में हो, कुछ भी हो सकता है। 7/-3 ये भी हो सकता है, ये भी आपका क्या है? परिमेय है। 22/7 ये भी एक परिमेय है। समझ रहे हैं? ये भी क्या है? एक परिमेय। दशमलव वाली संख्या है 3.14, ये भी एक परिमेय है। क्या है? दशमलव वाली संख्याएं होंगी वो भी परिमेय, क्योंकि इसको हम भिन्न में तो लिख सकते हैं ना, बटे के रूप में लिखा जा ना सकता। जब हम दशमलव पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे इसको भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव में संख्या हो चाहे P/Q के फॉर्म, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3.14 को आप क्या लिख सकते हैं? 314 बटा क्या लिख सकते हैं? 100 तो लिख ही सकते हैं ना। तो P/Q के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? तो वही बात है, दशमलव वाली संख्याएं भी हो सकती हैं। दशमलव के बाद जिन संख्याओं का बार बार पुनरावृत्ति हो वो भी हो सकती है। जैसे 3.13 के ऊपर बार ऐसे हो जाए, ये भी आपकी परिमेय संख्या में हो सकती है। 3.13 के ऊपर केवल बार हो तो भी ये परिमेय संख्या के रूप में हो सकती हैं। ये सभी संख्याएं किसमें आ सकती हैं? परिमेय संख्याओं में आती हैं। ये सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब मैटर आता है अपरिमेय संख्या का। किसका मैटर आता है? अपरिमेय संख्या का। अब उसको हम बता रहे हैं आपको, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात कर ली, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाएगा, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां PQ आपका क्या होगा? पूर्णांक होगा। पूर्णांक आप समझ पाए किसको कहते हैं? बट Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। आप समझ गए? और परिमेय जस्ट उसी का उल्टा, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता, रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। जैसे क्या एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 3.1000010001
मतलब डॉट 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 ऐसे कभी खत्म ही नहीं होने वाला, ठीक है। ये मतलब ना तो रिपीटेशन हो रहा है किसी चीज का और ना तो कुछ हो रहा है, तो इस टाइप के नंबर मिल जाए। या इसमें पाई आता है, बड़ा चर्चित होता है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2016 में एक क्वेश्चन आ चुका है कि पाई है, देखिए लिखा गया है वहां पे कि पाई है, क्वेश्चन लिखा गया था कि पाई है, क्या है, विकल्प दिया गया था। पाई है के लिए विकल्प दिया गया कि विषम संख्या लिखा गया, या विषम भिन्न या विषम संख्या। बी विकल्प में लिखा गया था पाई के लिए कि अपरिमेय है, अपरिमेय है। एक और विकल्प दिया गया अभाज्य है, और ये बल्कि विकल्प यहां पे जो उस साल आया हुआ था वो ये आया था पूर्णांक आया था, ये आया हुआ है पूर्णांक। और एक और विकल्प आपका है और डी परिमेय, जिस साल में आया था ए विकल्प आए हुए थे कि पाई है, पूर्णांक है, अपरिमेय है, अभाज्य है, परिमेय। तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब एक और विकल्प आता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। विकल्प बना देता है पाई, विकल्प बना देता है 22/7, विकल्प बनाता है 3.14, विकल्प बना देता है नॉन ऑफ दीज, या नोटी का मतलब नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब ये जब क्वेश्चन आया तो और प्रॉब्लम में डाल दिया, क्या डाल दिया प्रॉब्लम में कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। बच्चा कहे कि पाई परिमेय संख्या तो नहीं है, अपरिमेय है, 22/7 तब कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि पाई का मान ही क्या होता है, 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पाई का मान 22/7 है, एग्जैक्ट मान नहीं है, अप्रोक्स मान है, लगभग का मान है, लगभग का, ये भिन्न का मान है, ये लगभग का डेसिमल का मान है, ये अप्रोक्स मान नहीं है। पाई के मान तो 7-7, 8-8 हजार अंकों तक लोगों ने याद करके रखा है, ये पाई के अप्रोक्स मान है। लेकिन ये जो मान है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भिन्न में है कि नहीं, p/q के रूप में है ना, और 3.14 जो है इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो ये भी आपका परिमेय है। बट पाई आपका क्या है, अपरिमेय। तो निम्न में कौन यहाँ पे गलती हो गया, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अब टिक किसको मारेंगे, पाई को, कि पाई हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 22/7 तो परिमेय है, 3.14 परिमेय, इनमें से कोई नहीं का सवाल ही नहीं होता। तो जब ये क्वेश्चन आए तो फिर आपको परिमेय और अपरिमेय का क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। अभी परिमेय संख्याओं से रिलेटेड आगे भिन्न के जोड़ घटाने आपके आएंगे, तो वहां पे फिर इनकी बातें अगर होंगी तो हम करेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, पाई को लेकर के सवाल आते हैं, इसमें जो भी सवाल बन सकते हैं हम सवालों के बारे में बात करेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने 10वीं प्रणाली में स्टार्टिंग में ही बताई कि कितनी संख्याओं का यूज किया जाता है, तो आप देखें कि 10वीं प्रणाली में हम कितनी संख्याओं का यूज करते थे। 10वीं प्रणाली में हम कुल मिलाकर के 10 संख्याओं का यूज करते थे। कौन कौन होती थी, अगर कोई ये पूछे तो आप कहेंगे 0 से लेकर के कहां तक होती थी, 0 से लेकर के कहां तक की संख्याओं का 10वीं प्रणाली में उपयोग होता है, 9 तक की संख्याओं का। अब ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10वीं प्रणाली में इतनी ही संख्याओं का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, इतनी ही संख्याओं का यूज किया जाता है। अब यहां से आपकी चीजें बनती हैं, सीधे सीधे चीजें बनती हैं कि एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे क्या बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे क्या बड़ी संख्या की बात होती है। एक अंक की क्या सबसे बड़ी संख्या। अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो वो प्रश्न कह रहा है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, मतलब कह रहा है कि दार्शनिक प्रणाली में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या। प्रश्न समझिएगा,
प्रश्न ये है कि दार्शनिक प्रणाली में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। जब आपको एक अंक की बड़ी संख्या बताइए, इसमें से कोई पूछा जाए तो कौन बड़ा बताएंगे आप? 9 बताएंगे या नहीं बताएंगे? एक अंक की बड़ी संख्या आप क्या बताएंगे? 9 बताएंगे। यहीं पे अब आपसे पूछ दिया जाए कि दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, मतलब प्रश्न क्या है? दार्शनिक प्रणाली में 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, दार्शनिक प्रणाली में 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। समझ रहे हैं बात? तो ये एक बार भी इसने नहीं कहा है कि पुनरावृत्ति अंकों की नहीं हो सकती। आपको इतने अंक मिल गए हैं और इससे आपको 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो आप किसी एक को लेके बना सकते हैं। लेकिन अगर ये कह दे कि पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है तब तो आपको 5 अंक लेके बनाना पड़ेगा। ध्यान से बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से क्वेश्चन नवोदय के पेपरों में भी आया करते हैं, तो आपके यहां भी ये आने की बहुत उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आए, क्योंकि 5 तक के बच्चों के लिए वो भी है और आपका पेपर भी 5 तक के बच्चों के लिए है। तो ऐसे क्वेश्चन यहां पे पूछे जा सकते हैं, बहुत गौर से देखना इसको। हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको, दार्शनिक प्रणाली में आपको देखिए इतना अंक दिए गए हैं और इन अंकों की मदद से आपको बताना एक अंक की बड़ी संख्या, तो आप 9 बता दिए। फिर आपसे कहता है कि 2 अंक की बड़ी संख्या, लेकिन एक शब्द इसके साथ, जब ये कहेगा 2 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी संख्या, जब तक वो ये नहीं जोड़ता कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, या जब तक वो ये नहीं कहेगा अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो हम मान के चलेंगे कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। जब वो लिख देगा कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तब ही हम मानेंगे कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो जब 2 अंक का पूछेगा तो 2 9 बना देंगे, क्योंकि 9 हमारा बड़ा, उससे लेके बनाएंगे तो बड़ा बनेगा। 3 अंक की पूछेगा तो 3 9 हो गया 999। 4 अंक की पूछेगा तो 4 9 ले लिया 9,999। 5 अंक की पूछेगा तो 5 9 ले लिया 99,999। तो आपको एक बात समझ में आई कि दार्शनिक प्रणाली में यदि किसी अंक की बड़ी संख्या पूछता है, 5 अंक की बड़ी संख्या, 6 अंक की बड़ी संख्या, 7 अंक की, जितना अंक की बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 बना देंगे। वो 9 क्यों बनाते हैं वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि दार्शनिक प्रणाली में 10 नंबर हमारे पास जो होते हैं उसमें 9 सबसे बड़ा नंबर होता है। लेकिन बबुआ अब ध्यान देना यहाँ पे, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि अब आपसे कह दे ये तो यहां पे पुनरावृत्ति हो सकती है, पुनरावृत्ति हो सकती है, नहीं कहा है, इसका मतलब पुनरावृत्ति हो सकती, लेकिन पुनरावृत्ति न हो, तब कैसे लिखेंगे आप? बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या लिख रहे हैं, पुनरावृत्ति नहीं का सवाल पूछेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। पुनरावृत्ति नहीं का सवाल करेगा तो भी एक अंक का पूछेगा तो क्या बताएंगे? 9। समझ रहे? देखिए क्रम से लिखते हैं। अगर 2 अंक का पूछेगा तो 9, फिर 9 तो नहीं बना सकते क्योंकि पुनरावृत्ति हो जाएगी, इसलिए 9 से छोटा क्या है? 8। और 3 अंक का पूछेगा तो क्या बनाएंगे? 9, 8 और 8 से छोटा क्या है? 7। 4 अंक की अगर पूछता है तो 9, 8, 7 और उसके छोटा क्या है? 6। फिर 5 अंक की पूछेगा 9, 8, 7, 6, 5, मतलब 9। दार्शनिक प्रणाली में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9, चाहे पुनरावृत्ति हो सके चाहे पुनरावृत्ति नहीं हो सके, दोनों परिस्थिति में। दार्शनिक प्रणाली में 2 अंक की बड़ी संख्या बोलेगा तो 99, पुनरावृत्ति न हो तब बोलेगा बड़ी संख्या तो 98। दार्शनिक प्रणाली में 3 अंक की बड़ी संख्या पूछेगा 999, पुनरावृत्ति न हो पर पूछेगा तो 987। उसी प्रकार 4 अंक की पूछेगा बड़ी संख्या तो 9,999, लेकिन पुनरावृत्ति न हो पर पूछ दिया तो 9,876। फिर यहाँ पूछेगा 5 अंक की तो 99,999 और पूछ देगा तो 98,765। मतलब हमारा आप समझ रहे होंगे कि हमें बड़ी संख्या यदि बनानी है तो पुनरावृत्ति की बात अगर नहीं की गई है तो वहां पुनरावृत्ति की बात की गई या नहीं की गई है कुछ नहीं बोलेगा प्रश्न में, तो इसका मान के चले कि पुनरावृत्ति हो सकती है। जब प्रश्न में लिख देगा कि पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है तभी हम मानेंगे कि पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब हम इस तरीके से बड़ी संख्या और छोटी संख्या को लिखेंगे जितने अंक की वो
पूछ रहा होगा। इस बात को बहुत गौर से देखना। अब इसके बाद हम आते हैं बड़ी, सबसे बड़ी के बाद सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी के बाद क्या? सबसे छोटी संख्या। क्या? सबसे छोटी संख्या। आ जाओ, सबसे बड़ी के बाद आ जाते हैं सबसे छोटी संख्या। अब देखना है आप, सबसे बड़ी आपने लिखा था 1 अंक की 9। अब 1 अंक की आपको क्या लिखना है? सबसे छोटी लिखना है। अब देखो अंक के लेवल पे तो हमारा 1 से ही शुरू होता है ना। 0 तो हमारा कोई अंक है, बट 0 हमारा कोई वैल्यू नहीं देता है। इसलिए 1 अंक की, अगर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात की जाए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो हमारा क्या हो जाएगा? 1। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 हो जाएगी। अब 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या तो 1 और 1 के बाद छोटी बनाना, देखो 0 लगा दिया तो 10। अगर 1 के बाद 1 दोहरा देंगे तो 11, 10 से तो बड़ा होगा ना। इससे छोटा आप नहीं बना सकते आप 2 अंक में। 3 अंक की बनाना हो तो 1 के आगे 2 दोहरा दो सुनना, क्योंकि ये नहीं बोला इसमें कि पुनरावृत्ति हो या ना हो। मैं मान के चल रहा हूं कि पुनरावृत्ति हो जाए, तब की स्थिति में 2 सुनना। अगर 4 अंक की पूछेगा तो 3 सुनना, 5 अंक की पूछेगा तो 4 सुनना। मतलब आप क्या समझ रहे हो कि किसी भी अंक की अगर दार्शनिक प्रणाली में छोटी संख्या पूछेगा तो जितने अंक की छोटी संख्या पूछेगा, 1 के आगे जितने अंक की छोटी संख्या पूछेगा उससे एक कम सुनना बढ़ा के बता देंगे। जैसे हमसे पूछ दे 6 अंक की छोटी संख्या, 6 अंक की छोटी संख्या तो 1, 6 से 1 कम 5, तो 5 तो सुनना बढ़ा देंगे। ये हो गया 6 अंक की छोटी संख्या। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। 1 लाख क्या हो जाएगी? 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 लाख। लेकिन प्रभु अब ये ध्यान दो आप कि पुनरावृत्ति न हो। यहां तो पुनरावृत्ति हो रही है ना 0 की बार बार। जब पुनरावृत्ति नहीं होगा, छोटी संख्या बनाना होगा, तो 1 अंक की छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? तो 1 ही होगी। क्लियर है? अब 2 अंक की क्या हो जाएगी? तो आपकी क्या बनाएंगे आप? 0, क्योंकि पहले अंक पर 0 को नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि पहले अंक पर अगर 0 को लिख देंगे तो उसकी वैल्यू कोई नहीं होती है। ठीक है? अब 2 अंक की हो गया, 2 अंक की भी छोटी संख्या होगी आपकी। अगर 3 अंक की छोटी संख्या कह दिया जाए तब क्या बनाएंगे आप? 3 अंक की छोटी संख्या क्या बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, 0 के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1 तो लिख नहीं सकते, 1 तो हो चुका है, 2 लिखना पड़ेगा, 102। 4 अंक की छोटी संख्या 1, 2, 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुनरावृत्ति हमें करना नहीं। 5 अंक की छोटी संख्या 1, 0, 2, 3, 4। आप देख पा रहे हैं पुनरावृत्ति न हो और पुनरावृत्ति हो की कंडीशन में बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप अगर नहीं पढ़े रहोगे तो 100% बता रहा हूं आप गलत करके आओगे। इसीलिए मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नवोदय में पूछे जाते हैं तो आपसे भी पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि आपकी सिलेबस में है संख्याएं और संख्याओं का जोड़ घटाना। तो संख्याओं ये है तो संख्याएं से ये बात बन सकती है कि पुनरावृत्ति न हो पर 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की 10, 3 अंक की 102, 4 अंक की 1023, 5 अंक की 1234। दार्शनिक प्रणाली में 5 अंक की छोटी संख्या जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो ये आप बना सकते हैं। बात हमारी समझ में अब आ गई होगी। यहीं से आपके क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। क्या बनेंगे? जरा मैं इनको मिटा देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है? अब आइए 2 छोटी छोटी बातें और हम कर लेते हैं। जैसे आपके सामने अगर दे दे कि 2, 3, 4, 0 और 5, इससे दे दे से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। पहले मैं बताता हूं, यहां पे कुछ और रख देता हूं। जैसे यहां पे रख दूं 1, से बनने वाली 1, 2, 3, 4, 5 अंक से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या।
इतना से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, इसमें पुनरावृत्ति बोल देगा कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अंकों की पुनरावृत्ति न होने की कंडीशन ये है। अगर बोलेगा सबसे छोटी संख्या, मैं बता रहा हूं सबसे छोटी संख्या कैसे आप लिखेंगे। जब भी सबसे छोटी संख्या कहेगा तो सबसे छोटे अंक से शुरू करते हुए बड़े अंक की तरफ बढ़ जाइएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम में। जैसे इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, मतलब 12,345। कामा नहीं करेंगे ना, ये अंक बना रहे हैं ना, इनका उपयोग करके आप संख्या बना रहे हैं। इन अंकों का उपयोग करके क्या बना रहे हैं, संख्या बना रहे हैं। तो 12,345 आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी यदि बनाना हो, सबसे बड़ी संख्या, तो इसी को क्या करेंगे, पलट देंगे। 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 54,321। समझ पा रहे हैं। इससे बड़ा आप इससे लेकर के कोई संख्या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे सवाल पलट जाए, जैसे देखिए ये हो जाए आपका कि 1, 0, 2, 3, 4 का उपयोग करके 5 अंकों की का उपयोग करके का प्रयोग करके या उपयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या बनाएंगे। ठीक, देखिए अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा छोटी संख्या के संदर्भ में। बड़ी संख्या में कोई दिक्कत नहीं, छोटी संख्या जब बनाने जाएंगे तो हमने बोला था कि छोटे अंक से शुरू करते हुए लिख देंगे तो हो जाएगा। यदि आप छोटे अंक से शुरू करते लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, तो देखिए अब इसको क्या पढ़ेंगे, 1234। इसमें कितने अंक होंगे, 4 ही अंक। बनाना कितने अंक का था, 5 अंक का। तो जब आपको 0 उसमें दे दे और उसका प्रयोग करके छोटी संख्या बनाना हो तो 0 को दूसरे नंबर पे रखते हैं। 0 से जो बड़ा है उसको पहले नंबर पे, 1 हो जाएगा, फिर 0, फिर आप उसी तरह बढ़ते हुए चले जाएंगे, 2, 3, 4, मतलब 10,234। यदि आपको बड़ी संख्या पूछ दे, क्या पूछ दे, बड़ी संख्या पूछ दे, तो आप क्या करेंगे, तब तो उल्टा चल देंगे, 4, 3, 2, 1, 0 लिखेंगे, उल्टा चल देंगे, क्योंकि 0 लास्ट में लिखा जा सकता है, उसकी वैल्यू होती है, लेकिन 0 को शुरू में लिख देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ये मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता था कि अगर इनसे मिला करके आपको क्या बनाया जाए, छोटी संख्या बनाने की बात की जाए, उसमें 0 हो तो 0 को सेकेंड पोजीशन पे रखते हैं। ये भी बात आपको मैं समझ रहा हूं कि अब समझ में आ गई, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी इसी पे स्थानीय मान मैं बता करके आज का क्लास बंद करूंगा। तो जब स्थानीय मान बता दूंगा तो नेक्स्ट अगले दिन उस पर सवाल जब बताऊंगा तो इन चीजों का आपको जानना बहुत जरूरी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, बड़ी छोटी संख्या हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान, इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू। और एक हम पढ़ने वाले हैं जातीय मान। जातीय मान या इसको कहते हैं आंकिक मान, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। ये दोनों बात आप समझिए। जैसे आपसे क्या कह दे, कोई अंक दे दे, जैसे 5,342, 5,342, इसमें कह दे कि सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए, या किसी एक अंक का स्थानीय मान पूछ सकता है। मान लीजिए सभी अंकों का स्थानीय मान अभी निकाल रहे हैं। तो जब स्थानीय मान निकालना होता है, देखिए शब्द से ही लग रहा है कि जिस का अंक का मान पूछा जाएगा उस अंक का ही मान नहीं बताना, उस अंक का उस स्थान पर क्या मान होगा ये बताना है। जैसे इस 2 का मान पूछ रहा है यहाँ पे, तो 2 किस जगह पे है पता करिए, इकाई पे है। तो इकाई का मतलब क्या होता है, 1। 2 में अगर 1 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा।
तो जो इकाई पे होता है उसका मान वही होता है। अब यहां पर आपका क्या है, दहाई पे कौन है, 21 स्थान पे है 4, दहाई पे, दहाई का मतलब 10 का गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है 40। अब 3 किस स्थान पे है, सैकड़े पे, तो सैकड़े का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 300। 5 कहां पे है, 1000 पे है, तो 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000, हो जाएगा 5000। बात समझ में आ रही है हमारी? मतलब ऐसे आपको डायरेक्ट कह दे कि 5 3 4 2 किसी का, तो पहले का वही होता है, दूसरे का लिख देंगे अंक ये, और इसके बाद जो अंक होगा उतना जीरो चिपका देंगे। तीसरे का पूछ रहा है तो ये 3 लिख दिया, इसके बाद जितने अंक है, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो चिपका दीजिए, और ये 5 है, इसके बाद क्या अंक है, 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो चिपका दीजिए। अगर वैसे समझ पाए तो अच्छी बात, ऐसे समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा 3 जीरो चिपका दिया, ऐसे भी है। तो ये क्या है, अस्थानीय मान है। देखिए दशमलव का भी स्थानीय मान होता है, वो कल हम बताएंगे, उस पर सवाल भी कल बात होगी। तो ये स्थानीय मान। अब फेस वैल्यू या जातीय मान क्या होता है, जैसे 5 3 4 सॉरी 5342 जातीय मान या फेस। फेस का मतलब चेहरा देख के बताना, चेहरा देख के बताना, कुर्सी देख के नहीं बताना है कि किस कुर्सी पे बैठा है, उस कुर्सी पे उस आदमी का क्या वैल्यू, ये नहीं, केवल चेहरा देख के बताना कि ये इसका मान क्या होगा। तो ये चेहरा देख के केवल बताना है। 2 का मान 2 ही होगा फेस वैल्यू, 4 का 4 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, 5 का 5 ही। तो किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछे, चाहे वो जिस स्थान पे होगा, उसका जातीय मान आंकिक मान वही होता है। अब हम क्लास यहीं पे आज का बंद करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि इस जातीय और अंकित मान पे क्वेश्चन पूछता है। जैसे 5342 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल बताइए, चाहे अंतर बताइए, ऐसे क्वेश्चन। अभी तो ये साधारण संख्याओं का आपने पढ़ा है, स्थानीय मान और जातीय मान। अब आपसे क्या पूछ सकता है, दशमलव वाली संख्याओं का भी पूछ सकता है स्थानीय मान। अगले दिन हम बात करेंगे इस पे, क्लास काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में ढेर सारा सवाल भी हम लगाने वाले हैं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हमने अब क्लियर कर लिया है। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, फिर उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो हम लगाएंगे। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम 10 20 50 100 क्वेश्चन इकट्ठा ला करके 10 क्वेश्चन पर डे हल करेंगे, और इसको इतना स्मूथली तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि फिर कभी आपको इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बड़े ही इत्मीनान से कर लें। मतलब पढ़ेंगे एक बार लेकिन याद रहेगा जिंदगी भर आपको। हम इस तरह से पढ़ाने की कोशिश आपको करेंगे। बस क्लास बने रहिए, थोड़ा सा और समय दीजिए, 2-4 क्लास और जाने दीजिए, देखिए आपको कितना आनंद आता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।